स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर मैकेनिकल प्रोडक्शन की क्लास में ये मेरा पहला लेक्चर है और ये लेक्चर मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से उस तरह से नहीं हो सकती है जैसे कि आप लाइन की क्लासेस में पढ़ाया जाता है यहाँ, क्योंकि वहाँ आप स्वयं उपस्थित रहते हैं। आपके चेहरे को देख करके हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो आप ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें ये व्यवस्था दी जा रही है, तो आप कोशिश करें कि इसके हिसाब से ही अपने को थोड़ा-सा ढालने की कोशिश करें और जो बताया जा रहा है उसको आप थोड़ा एकाग्रचित होकर के सुनने की कोशिश करें। मशीन डिज़ाइन की ये क्लास पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखें तो आपका सिलेबस लगभग पिछले साल की तुलना में ये 60% कर दिया गया है। 40% सिलेबस जो पहले पढ़ाया जाता था वो अब नहीं है। इसका मतलब लोड के हिसाब से ये कम है, लेकिन समय के हिसाब से देखा जाए कुछ समय आपका व्यतीत हो चुका है और आगे जो समय आपको मिलेगा, खास करके ये स्कीम आपकी आ गई है या टाइम टेबल एक तरीके से बन चुका है कि मार्च के महीने में आपकी परीक्षा होगी, तो ये मान के चलें 20 फरवरी तक आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी अगर हमें समय मिल जाता है, मान लें आपकी ऑफलाइन क्लासेस अगर 15 दिसंबर से भी शुरू हो जाती हैं, तो भी हम उस सिलेबस को बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब तक ये व्यवस्था चल रही है, तब तक इस कोर्स को थोड़ा-थोड़ा कर कर के हम लोग पढ़ाते रहेंगे या बढ़ते रहेंगे, जिससे कुछ कोर्स हमारा कवर होता रहे। अब मशीन डिज़ाइन की क्लास के लिए आपके 7 चैप्टर इस बार निर्धारित हैं। चैप्टर्स ऐसे हैं: इंट्रोडक्शन चैप्टर, डिज़ाइन एंड फेल्योर, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स। यहाँ पर यह भी बताना है आपको कि आपने सेकेंड ईयर में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है एमओएस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट में आपने बहुत सारे स्ट्रेस एनालिसिस किए हैं, यानी खंड के अंदर बल लगने के पश्चात उसमें उत्पन्न प्रतिबल क्या-क्या हैं, ये मान आपने पता किया है और उसी का भरपूर प्रयोग करेंगे हम इन 5 चैप्टर को पढ़ाने में। यानी शाफ्ट, की, जॉइंट्स, फ्लैंज कपलिंग और स्क्रू जॉइंट्स पढ़ते समय आपको उन्हीं स्ट्रेसेस को निकालने के मेथड आने चाहिए और मेथड आने के पश्चात आपकी डिज़ाइन की प्रक्रिया लगभग 50% कंप्लीट हो जाती है। आपको केवल ये कंपेयर करना पड़ता है कि जो शाफ्ट की या जॉइंट्स में जो स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रहे हैं, इसके सहनीय मान से अधिक हैं या कम हैं। यदि ये अधिक हैं, तो हम कहेंगे कि डिज़ाइन सही नहीं है और ये मटेरियल या ये जो कंपोनेंट्स हैं वो टूट जाएंगे। और अगर ये कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो सही है और इसको हम मशीन के साथ इस पार्ट्स को हम प्रयोग कर सकते हैं। अब पहले मशीन डिज़ाइन के बारे में थोड़ा-सा हम बता दें कि मशीन डिज़ाइन एक्चुअल में है क्या चीज़। हम मशीन में बहुत सारे या किसी भी प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स का प्रयोग करते हैं। इन कंपोनेंट्स को मिला कर के ये कंप्लीट मशीन बनती है या बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला कर के एक प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को हम जब प्रयोग करते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे बहुत सारे उसके बल लगते हैं, शियर बल भी लग सकता है, उसमें नमन की प्रक्रिया हो सकती है, उसमें घुमाव की प्रक्रिया हो सकती है, उसमें टेम्परेचर उत्पन्न हो सकता है। ये सारी क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं के कारण उसके अंदर प्रतिबल पैदा होते हैं। तो डिज़ाइन का मतलब यही है, सबसे पहला मेन कंपोनेंट यही है कि हमें ये निकालना है कि दिए गए प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रतिबल जनरेट हो रहा है और हमें पहले से ही डाटा बुक से पता रहता है कि ये प्रोडक्ट कितना प्रतिबल सहन कर सकता है। तो जितना प्रतिबल ये सहन कर सकता है
और जितना प्रतिबल इसमें उत्पन्न हो रहा है, अगर दोनों मान हमें मिल जाएं, तो हम ये जान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को प्रयोग करते समय ये प्रोडक्ट बचेगा या टूट जाएगा। तो यही प्रक्रिया, यही डिज़ाइन का मतलब यही है। हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट के बनने से पहले ही या प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले ही हमें पता चल जाना चाहिए कि जब ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट एक्चुअल में काम करते समय रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इसके साथ-साथ ही यदि ये नहीं रह पाता है, तो हम इसके मटेरियल को चेंज करेंगे। हो सकता है इसमें आकार को परिवर्तित करें, हो सकता है इसके डायमेंशंस को हम परिवर्तित करें। इन्हीं सब चीज़ों को जब हम कर के एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, तब हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमने कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे रूप से इस मशीन के रूप में या मशीन के कंपोनेंट के रूप में या किसी अन्य पार्ट के रूप में अच्छे से कार्य करेगा। तो अब इंट्रोडक्शन पार्ट पर हम आते हैं। इधर के पार्ट को भी हम छोड़ देते हैं, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। ये सब पार्ट्स आपको बाद में हम बताएंगे। केवल इस पार्ट पर आते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, मशीन डिज़ाइन इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहला कि एक्चुअल में मशीन डिज़ाइन है क्या? तो मशीन डिज़ाइन हम ऐसे कह सकते हैं, मशीन डिज़ाइन एक ऐसा मेथड जिसमें हम इन चीज़ों का प्रयोग करें। चीज़ें हैं साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक थियरीज, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज, और एजम्पशंस, बहुत सारी कल्पनाओं का हम प्रयोग करते हैं। साइंटिफिक थ्योरी, टेक्निकल नॉलेज और एजम्पशंस, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके जब हम किसी कंपोनेंट को बना लेते हैं या किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट पूर्ण रूप से एकदम सक्षम हो जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है, तब हम कहते हैं कि इसको हमने डिज़ाइन कर दिया। और ये कंपोनेंट अगर मशीन का पार्ट है, तो इसी को हम बोल देते हैं मशीन डिज़ाइन हमने कर लिया। ये लगने वाला कंपोनेंट को मशीन ही नहीं हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो उसको जैसे हम कहते हैं बिल्डिंग का डिज़ाइन कर दिया, यानी बिल्डिंग के लगने वाले कंपोनेंट्स के हमने डिज़ाइन कर दिया, तो बिल्डिंग का डिज़ाइन हो गया। तो ऐसे साइंटिफिक थ्योरीज, टेक्निकल नॉलेज और बहुत सारे एजम्पशंस का प्रयोग करते हुए इस तरीके से पहले ही हम पेपर वर्क कर लेते हैं, और जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि बनने वाले प्रोडक्ट की शेप, साइज़, मटेरियल, डायमेंशंस क्या होगी, जिससे उसके ऊपर लगने के बलों के पश्चात वो पूर्ण रूप से कारगर रहेगा, टूटेगा नहीं। तो इसको हम बोलेंगे कि हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली। और अगर ये कंपोनेंट मशीन का पार्ट है, तो हमने कह दिया कि मशीन डिज़ाइन हमने कर लिया। अब टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है एडाप्टिव, दूसरा डेवलपमेंट, और तीसरा न्यू डिज़ाइन। अब पहले पार्ट में आएंगे, ये क्या है, एडाप्टिव क्या है? एडाप्टिव डिज़ाइन वो डिज़ाइन कहलाता है कि जब हम कंपोनेंट की डिज़ाइन पहले से कर चुके हैं, लेकिन इसको जब हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते समय हम उसमें कुछ माइनर चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें कि आसानी से इस पार्ट को सक्षम रूप से हम प्रयोग कर सकें।
जैसे बेल्ट की डिज़ाइन, माइनर चेंजेस, उसमें बेल्ट पहले से डिज़ाइन कर दिया गया है लेकिन उसमें हल्का फुल्का कुछ चेंज किया जा रहा है, उसमें बदलाव हल्का फुल्का किया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एडाप्टिव डिज़ाइन। यानी इसमें लगभग 90-95% डिज़ाइन की प्रक्रिया पहले से कंप्लीट है, उसमें 2-4% हम बदलाव करके उसको आसान के तरीके से आसानी से हम उसको प्रयोग कर सकें, अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग कर सकें, ताकि उसकी दक्षता अधिक हो जाए या उसके खराब होने की संभावना एकदम कम हो जाए, इसको हम बोलते हैं एडाप्टिव डिज़ाइन। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट डिज़ाइन। डेवलपमेंट डिज़ाइन में भी ये मान करके चलते हैं कि डिज़ाइन की प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब हम उसमें सुधार की प्रक्रिया के लिए उसमें बहुत सारे बदलाव करते हैं। इस मशीन के कंपोनेंट की दक्षता को हमें बढ़ाना है, ये पूर्ण रूप से दक्ष नहीं है, अभी इसकी दक्षता 60% है। अगर इसकी दक्षता को हम बढ़ा करके 70%, 80%, 90%, इवन 100% हम कर दें, तो हम कहते हैं ये इसको डेवलपमेंट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी ये कंपोनेंट तो डिज़ाइन है, लेकिन और इसको दक्ष बनाया जा रहा है, इसमें और बदलाव कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट डिज़ाइन। और ये कंपोनेंट, ये पार्ट न्यू डिज़ाइन मतलब स्टार्ट से हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करके के इसके इस लेवल पर ले आते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यू डिज़ाइन। तो न्यू डिज़ाइन करने के पश्चात ये अडॉप्टिव डिज़ाइन हो सकता है, न्यू डिज़ाइन करने के पश्चात डेवलपमेंट डिज़ाइन हो सकता है, और न्यू डिज़ाइन की प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर करके अंत तक ये प्रक्रिया की जाती है। अब डिज़ाइन प्रक्रिया, डिज़ाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है। डिज़ाइन प्रोसीजर, डिज़ाइन प्रोसीजर किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन करने के लिए, इसी को बोला जाता है डिज़ाइन प्रोसीजर। तो डिज़ाइन प्रोसीजर के लिए सबसे पहला पार्ट आता है, ये होता है मार्केट सर्वे। डिज़ाइन जनरली हम करते किस चीज़ का है? डिज़ाइन हम करते हैं एक प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट खाली बना लेना नहीं है, इस प्रोडक्ट को हमें समाज के अंदर या इसको प्रयोग भी कराना है, तभी तो इसकी यूटिलिटी है। और जब हम इसको प्रयोग करेंगे तभी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट को बनाया जाए, क्या बनाया जाए, और उसकी यूटिलिटी कितनी रहेगी, मार्केट में उसकी खपत होगी या नहीं होगी, ये भी डिज़ाइन का एक पार्ट होता है। इसको बोलते हैं हम मार्केट सर्वे। पहले ये जान लेना कि जिस प्रोडक्ट को हम बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या है और कितना कंजम्पशन इसका होगा, जिससे आगे बढ़ करके हमारे इससे अर्निंग हो सके, इसको बोलते हैं हम मार्केट सर्वे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब मान लें हमने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, ए प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर लिया, और ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। एक चेयर मान लें, हमने एक चेयर डिजाइन कर लिया या डिसाइड कर लिया कि इसको हमें बनाना है। अब चेयर तो 100 तरह की चेयर्स मिल सकती हैं, तो हमारी चेयर किस तरीके से रहेगी, उसमें हो सकता है 3 लेग रहें, उसमें हो सकता है 4 लेग का हम बनाए, उसमें हो सकता है उसको रोटेशन वाला बनाए, उसको हो सकता है टिल्ट वाला बनाए, उसको सेट करने वाला बनाए। ये सारी चीज़ें जब हम इसे डिफाइन कर देंगे तब हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन हमने लिख दिया। जैसे मोटर का रहता है कि अगर हम एक मोटर बनाने जा रहे हैं तो मोटर के लिए कितने वाट की मोटर होगी, कितना उस पर इनपुट वोल्टेज देना होगा, कितना उसका स्पीड होगा, आरपीएम कितनी होगी, किस चीज़ के लिए ये मोटर डिज़ाइन की गई है। यानी हो सकता है ये किसी चीज़ को ड्राइव करने के लिए किया गया हो, या हो सकता है ये किसी पंप में प्रयोग करने के लिए किया गया हो, या किसी लुब्रिकेंट के फ्लो कराने के लिए किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम लिख देते हैं तो इसको कहते हैं इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है
Selection of possible mechanism. Selection of possible mechanism. अब जब ये डिसाइड हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसका स्पेसिफिकेशन डिसाइड हो गया, तो अब हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसके अंगों को कैसे हम बनाएं या इसमें मैकेनिज्म क्या क्या रखा जाए जिससे कि ये प्रोडक्ट सही रूप से कार्य कर सके। तो ये जैसे मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अंगों के ऊपर लगने वाले बल, कंपोनेंट, कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कैसे, तो ये इन सब चीज़ों को जब हम बनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो इसी को कहते हैं कि डिज़ाइन का ये प्रोसीजर जिसमें सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या होने चाहिए। जैसे लीवर का हो सकता है, इसमें लीवर मैकेनिज्म हम रखें, फास्टनिंग मैकेनिज्म रखें, या इसमें अन्य कोई चीज़ें हम रखें जिससे कि इस प्रोडक्ट के द्वारा जिस चीज़ को हमें करना है उस काम को बड़े आसानी से हम कर सकें। नेक्स्ट है, जब ये डिसाइड हो गया कि अब मैकेनिज्म भी डिसाइड हो गया, तो मटेरियल किस चीज़ का हम बनाएंगे। ये बनने वाला प्रोडक्ट प्लास्टिक का होगा कि कॉपर का होगा कि ब्रास का होगा कि माइल्ड स्टील का होगा कि स्टील का होगा, यानी ये डिसाइड कर लेना कहाँ इसको प्रयोग करना है और कितना इसके ऊपर बल लगने वाला है, किस कंडीशन में इसको प्रयोग करना है, उस हिसाब से हम मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं कि किस धातु का या किस मटेरियल का हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ एलिमेंट। डिजाइन ऑफ एलिमेंट, अब जैसे मैकेनिज्म डिसाइड हो गया, मान लीजिए हम ये कह दें एक 4 बार क्रैंक मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें 4 लिंक हैं। अब इन चारों लिंक में एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहां पर है, एक ज्वाइंट करने वाला एलिमेंट हो सकता है। तो इन चारों को अब अलग अलग तरीके से इसकी लंबाई कितनी रखी जाए, इसकी लंबाई कितनी रखी जाए, यहाँ पर ये पार्ट जो स्लाइडिंग है ये कितना रखा जाए, और जिस पार्ट में ये स्लाइड कर रहा है ये कितने का रखा जाए, जिससे कि हम इस पार्ट को आगे और पीछे चलाने की प्रक्रिया हमें करनी है, तो ये कितने कितने के होने चाहिए, इसको बोलते हैं इस एलिमेंट। और इस एलिमेंट की जब डिजाइनिंग करेंगे तो इसको बोलते हैं एलिमेंट डिजाइन। अब इसके अंदर अगर पिन लगा हुआ तो पिन का भी डिज़ाइन करेंगे, इसके अंदर पिस्टन है तो पिस्टन की डिज़ाइन करेंगे, इसके अंदर सिलेंडर है तो सिलेंडर की डिज़ाइन करेंगे, इसके अंदर ये बार लगा हुआ है तो कनेक्टिंग रॉड है तो इसकी डिज़ाइन करेंगे, ये क्रैंक पार्ट है तो इसकी भी डिज़ाइन करेंगे। तो ये सब एलिमेंट की डिज़ाइन इस तरीके से एलिमेंट डिज़ाइन। नेक्स्ट है इसके पश्चात मेकिंग चेंजेस इन डिज़ाइन। इसी अवस्था पर अब क्या किया जाता है कि जब ये डिज़ाइन कर दिया जाता है तब इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से सोच कर करके इसमें क्या क्या हल्के फुल्के बदलाव किए जाएं जिससे इसकी दक्षता अधिक हो जाए, जिससे इसकी कॉस्ट कम आए, जिससे इसमें लागत तो हम रिड्यूस करें ही, साथ साथ समय भी कम लगे। इन सब चीज़ों को जब सोचने लगते हैं तो इसमें चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं, और ये बदलाव सुधार की प्रक्रिया है जिससे हम बोलते हैं मेकिंग चेंजेस इन डिजाइन प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप प्रिपरेशन, इसका मतलब हो गया कि जब ये चेंजेस हो गए, होने के पश्चात एक हम उसका मॉडल बनाते हैं, वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल को ही हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। यानी एक्चुअल में इसको हम प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे, चला करके देखेंगे, तो एक पार्ट केवल बनाया जाता है या एक प्रोडक्ट केवल बनाया जाता है। इस प्रोडक्ट को हम अपने तरीके से पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, जिस कंडीशन में इसको प्रयोग करना है, जहां प्रयोग करना है, जिस तरीके से प्रयोग करना है, वो सारी चीजें अप्लाई करके इसको हम प्रयोग करेंगे, तब इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप प्रिपरेशन। एक चीज की एक केवल तैयार किया जाता है।
प्रिपरेशन होने के पश्चात इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्ट कर लिया गया, अगर ये फेल नहीं हुआ, कार्य को अच्छी तरीके से कर लिया गया, तो हम कहते हैं कि टेस्टिंग सक्सेसफुल है। एंड क्वालिटी चेक, टेस्टिंग एंड क्वालिटी, अब सही से ये कार्य कर रहा है, जितना स्पीड देना था या उत्पन्न करना था उतना स्पीड हमें मिल रहा है, जिस कार्य को होल्ड करना था वो कार्य को होल्ड कर रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कार्य हैं, तो उन सब चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। अगर इसमें सुधार की गुंजाइश है तो फिर सुधार की प्रक्रिया को नोट करेंगे, और अगर ये पूर्ण रूप से सही है तो अब हम कहते हैं कि अब इसको हम प्रोडक्शन प्रक्रिया के लिए अग्रसारित कर देते हैं। देन आ जाता है प्रोडक्शन। उसके बाद इसको प्रोडक्शन के लिए कह दिया जाता है कि अब इस पार्ट को हम प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो ये है डिज़ाइन प्रोसीजर इस तरीके से। और ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल पेपर वर्क है, टोटल पेपर वर्क। और इस जगह से यहाँ से ये बाकी 3 चीज़ें जो बची हुई हैं, प्रोटोटाइप प्रिपरेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी और प्रोडक्शन प्रोसेस, ये 3 चीज़ें ये एक्चुअल में हम शॉप फ्लोर पर जाकर करके कार्य करते हैं, चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट को, एक डिज़ाइन प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसको रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाए। स्टूडेंट्स, जो समय आपके लिए निर्धारित है ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो 40-45 मिनट का समय दिया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का समय ही आपके लिए निर्धारित है। क्योंकि यदि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया तो आप इसको देख नहीं पाएंगे, ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हम वीडियो को छोटे छोटे रूप में बनाएंगे और उसी रूप में आपको हम इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप इसको आसानी से देख सकें। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। आपको जब भी कुछ ऐसी दिक्कत महसूस हो कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और समय हमारे पास पर्याप्त है, जो समय दिया गया है उसमें आपके सिलेबस को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त समय है और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना केवल थ्योरी पोर्शंस है। ये जो 2 पार्ट हमने पढ़ा है, 2 चैप्टर है, वो थ्योरी पोर्शंस हैं। आगे जाके कैलकुलेशंस कार्य करेंगे, तो हम कैलकुलेशन प्रोसीजर भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इसी ऑनलाइन क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, जिससे थोड़ा सा वो आसान लगे, क्योंकि आपने एमओएस पढ़ा हुआ है। एमओएस प्रक्रिया के द्वारा कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। घर पर कुछ आपके कार्य भी रहेगा, यानी उस असाइनमेंट भी कुछ मिलते रहेंगे, आप उसको दोहराते रहें, करते रहें और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें। और बाद में जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी तो थ्योरेटिकल पोर्शन और आपको हम बताएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।